असाइनमेंट दिए थे, काफ़ी लोगों ने हेलो वर्ल्ड तक नहीं किया था एसडीके का। सो एक बार आप बता दें, अब तक सबने हेलो वर्ल्ड कर लिया है? जिसने कर लिया वो हैंड रेज कर ले, एंड जिसने नहीं किया है वो, जिसने नहीं किया है वो एक बार दोबारा हैंड रेज कीजिएगा। अच्छा मिस, आप रीज़न बता सकती हैं? लास्ट क्लास में एब्सेंट थी, लेकिन है ना जो हमारी क्लास काफ़ी टाइम से कंटिन्यू है, सो होप सो कि आप आज घर जाके हेलो वर्ल्ड कर लेंगी, सही? सो एंड किसी ने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी या पढ़ने की कोशिश की? किस किस से पढ़ ली जो हमने असाइनमेंट दिया था? एंड किसने नहीं पढ़ी? 50-50 है। सो काइंडली आप लोग असाइनमेंट भी साथ साथ करते जाइएगा, क्योंकि ये जस्ट आप लोग की प्रैक्टिस के लिए होगा, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप लोग बस अपनी प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट्स कीजिएगा, सही? सो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने हेलो वर्ल्ड का मेथड देखा था कि रन सिंह से हमने एजेंट का हेलो वर्ल्ड करवाया था। यहाँ तक सबको क्लियर था? कोई ऐसा तो नहीं कि जिसको समझ ना आया हो या कुछ भी कन्फ्यूजन? सबको क्लियर? सही, हम लोग आगे चलते क्लास कंटिन्यू करते। अच्छा तो हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, एक फीमेल से और एक मेल से। फीमेल से मिस, जो ग्रीन दुपट्टे वाली आप, जी आप बताएं कि जो, अच्छा रन स्ट्रीम बाय डिफ़ॉल्ट अगर बैकएंड पे देखें तो वो एसिंक होगा या सिंक? एक सरफसी मेल साइड से पूछेंगे। आप बताएं, एजेंट के अंदर कौन सा पैरामीटर रिक्वायर्ड है? एट्रीब्यूट। आप जी, नेम। दूसरा सवाल। सही, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने अब तक रन सिंक से मेथड से हेलो वर्ल्ड करवाया था। अब हम जो रन के मेथड से जो कि ए सिंक का है उससे हेलो वर्ल्ड को एक बार देख लेंगे। इसमें भी सिंपली, जी स्क्रीन विजिबल है सबको? लास्ट में भी मैं शायद आप लोगों से पूछ रही हूँ, स्क्रीन विजिबल है? सही। सो हम रन ए सिंक का मेथड देख रहे थे, उसमें भी हम सिंपली ये है कि ए सिंक का फंक्शन बनाएंगे, एजेंट की जो हम पास कर रहे थे एजेंट का इंस्टेंस बना के एजेंट की क्लास, वही सेम रिजल्ट करके रनर करके उसमें एजेंट यूज़र इनपुट रन कॉन्फ़िग, बट इसमें एक चेंजेस है। कोई बता सकता है क्या चेंजेस है? जी जी, क्योंकि ये सिंक का है तो इसमें हमने अवेट वगैरह यूज़ किया हुआ है। एंड आपने नोटिस किया होगा कि हमने स्टार्ट में कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई थी ए सिंक आईओ की, उसका हम यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि ये ए सिंक का फंक्शन है। सो ए सिंक हमारी जुपिटर नोटबुक पे इजीली चल जाए, इसलिए हमने वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई थी। इसको एक बार चला के देख लेंगे। VS कोड पे भी आप एक काम करें, आप घर जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा मकसद जुपिटर नोटबुक पे इसलिए है कि साथ साथ हमारे पास आउटपुट भी शो होता जाए। और VS कोड में अगर करवाएंगे बार बार हमें प्रिंट की कमांड लिख के आउटपुट चेक करना पड़ता था, एंड उसमें सोन इन्वायरमेंट का भी इशू आता था, UV का भी। सो इसलिए हम गूगल कॉलैब पे लेके चले। अच्छा, किसी को गूगल कॉलैब पे कोई इशू तो नहीं? किसी को इशू है तो वो हैंड रेज कर ले ताकि हम साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। सब फैमिलियर है गूगल कॉलैब से? सब समझिए, आप लोग घर जाके
भले VS कोड पे ही अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा। जस्ट फॉर क्लास हम जुपिटर नोटबुक को लेके चलेंगे। सही? किसी को समझने में मसला तो नहीं हो रहा? जी। एसिंक आयो हमने जुपिटर नोटबुक के लिए इंपोर्ट करवाया है। अच्छा, एसिंक आयो इस वजह से हम इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो मैं भी ये है कि गूगल कोलैब जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पे काम कर रहा है। हम यहाँ पे एसिंक्रोनस के लिए पहले उस लाइब्रेरी से उसको इंपोर्ट करके उस पूरे अपने कोलैब को उसको एसिंक्रोनस बनाते हैं, ताकि उसमें फिर इवेंट्स लूप वगैरह ये ऐसे क्यों आया है? आप मैं आपका क्वेश्चन समझ गई कि आप शायद बोले एसिंक और एसिंक आयो में डिफरेंस है। एसिंक फंक्शन है तो वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देता है। जी जी, जब भी हम पाइथन में भी कहीं चला रहे होंगे ना रूट पे कहीं पर भी, तो हम वो एसिंक से चलाएंगे। वरना अगर किसी एसिंक फंक्शन के अंदर चल रहा है तो वहाँ पे हम वेट लगा देंगे। अच्छा, तो और किसी को कोई गूगल कोलैब का इशू है? सबको गूगल कोलैब से कोई इशू तो नहीं? क्लियर है सबको? सही, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने जेमिनी से हेलो वर्ल्ड किया था SDK का। अब हम OpenAI की की से भी हेलो वर्ल्ड करके ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, OpenAI की इन्वायरमेंट में सेट कर दी, OS इन्वायरमेंट करके जो भी सेट करते हैं। सही। फिर सेकंड स्टेप में हमने वही सेम चीज़ें हैं, बस इसमें एक चेंजेस है, वो ये कि हम जब रन टाइम पे रन कॉन्फ़िग को पास कर रहे थे, OpenAI की API की अगर हम यूज़ करें तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इजीली वो चल जाएगा। क्लियर? इसको एक बार रन करके भी देख लेते हैं। ये भी इजीली हमारे पास चल गया। सिर्फ डिफरेंस ये था कि हमने रन कॉन्फ़िग पास नहीं किया, क्योंकि ये OpenAI की है, उसमें हमें नीड नहीं पड़ती। अब हम आते इसको एजेंट को हमारे सिंपल सा एक जी कोलैब का लिंक अभी अवेलेबल नहीं है, आपको डिस्कॉर्ड पे मिल जाएगा। सही। हम नेक्स्ट मूव होते हैं, वो ये कि अब तक हम हेलो वर्ल्ड करवा रहे थे, सिंपल एजेंट को हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे और उसका आउटपुट आ रहा था। बट अब हम इसको एक टूल प्रोवाइड करते हैं और वो टूल को यूज़ करते हुए वो उसको आउटपुट देगा। टूल हम क्यों प्रोवाइड करें? लेट्स सपोज कि मैं एक किसी स्कूल में एक टीचर हूँ, सही, एंड मुझे पढ़ाना है कोई मैथ का सब्जेक्ट। बट अगर जब तक मुझे टूल मेरी बुक असाइन नहीं की जाएगी तो मैं क्या पढ़ा सकूँगी? ऐसे ही मैं अपने मीन्स अज्यूम कर लूँ और मैं कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा सकूँगी या नहीं? इसी तरीके से हम एजेंट में भी SDK में भी हम टूल प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो हमारा एजेंट वो टूल यूज़ करते हुए हमको हमारे डिज़ायर आउटपुट दे सके। क्लियर? अच्छा, एक तो ये है कि LLM जो है हमारा, वो एक टाइम पे एक तरीके से ट्रेन हो जाता है, तो उस टाइम तक का डेटा उसके पास मौजूद रहता है। अच्छा, जिस तरीके से हम LLM का यूज़ कर रहे होते हैं, तो हर LLM के साथ ये होता है कि वो एक पीरियड टाइम पे जाके वो ट्रेन हो जाता है, उसके पास उस टाइम तक का डेटा होता है, उसके बाद का डेटा उसके पास नहीं होता। तो अगर भाई मुझे एक तरीके से अपने पर्सनल डेटा वगैरह, डेटाबेसेस वगैरह, जैसे मैं अब एजेंटिक AI एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो मुझे अपनी पर्सनल चीज़ के लिए भी काम करना पड़ेगा। अपना एक तरीके से स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ, तो डेटाबेस के अंदर यूज़र्स वगैरह के डेटा होंगे जो मेरा एक तरीके से पर्सनल है। तो LLM के पास तो भी मेरा डेटा एक तरीके से मौजूद नहीं है, क्योंकि वो पहले से एक फिक्स टाइम पे ट्रेन हो चुका है।
और इसी तरीके से मैं लाइव डेटा को भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो लाइव डेटा के लिए भी एक तरीके से हमें टूल्स वगैरह का यूज़ करना पड़ता है। इसमें ये है कि एक तो होस्टेड टूल भी है जो एक तरीके से ओपनएआई एजेंट एसडीके की तरफ से बनाया हुआ है, और एक ये है ऑप्शन हमारे पास, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम कस्टम टूल्स वगैरह भी अपने बना सकते हैं अपने एक तरीके से डेटाबेसेस वगैरह से डेटा वगैरह लेने के लिए और लाइव डेटा के लिए भी। तो इस तरीके से ये होता है कि हमारा एलएलएम भी एक तरीके से हमारे डेटा के मुताबिक फिर काम सही से करता है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, हम रिपीट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। सो हम टूल की बात कर रहे थे। टूल हमने ये देखा कि हम एजेंट को टूल पास करते हैं ताकि एजेंट हमारा उस टूल को यूज़ करते हुए हमारा डिज़ायर आउटपुट देने के कैपेबल हो जाए। सही। अगर हम एसडीके की बात करें, एसडीके में हमारे पास 3 क्लासेस है टूल की। कौन कौन सी? होस्टेड टूल, फंक्शन कॉलिंग एंड एजेंट एज अ टूल। ये होस्टेड टूल एंड एजेंट एज अ टूल क्या है वो हम आगे चल के देखेंगे। राइट नाउ हम लोग फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं। कोई फैमिलियर है कि होस्टेड टूल्स एंड सो ऑन क्या है? कोई डिफाइन करना चाहेगा? जी। ज़बरदस्त। अच्छा, तो हम राइट नाउ हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं क्लास? फंक्शन कॉलिंग की। एसडीके हमें एक बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ देता है, वो ये कि हम अपने पाइथन का कोई भी फंक्शन बनाए, कोई भी मीन्स एडिशन का या कोई भी हमारा जो डिज़ायर फंक्शन है वो बनाया। एसडीके ने हमें एक चीज़ प्रोवाइड कर दी, वो है @function टूल, जो कि क्या है? एक डेकोरेटर। सही। सो डेकोरेटर है। अगर हम इसको हमारे फंक्शन के ऑन द टॉप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये क्या बन गया? टूल। सही। तो ये एसडीके ने हमें बहुत अच्छी सी फैसिलिटी दी है, वो ये कि हम डेकोरेटर का यूज़ करें, कोई भी अपना फंक्शन बनाए। सही। और उसके ऊपर ऑन द टॉप ऑफ द फंक्शन हम फंक्शन टूल का डेकोरेटर लगा दें, तो ये इसको टूल कंसीडर करेगा। सही। फिर हमने इसमें क्या किया? एसिंग का फंक्शन बनाया, वही जो हमने काम किया था। फिर हमने एक एजेंट, वेदर एजेंट के नाम से एजेंट बनाया, उसमें हमने नेम पास कर दिया, इंस्ट्रक्शंस पास कर दी कि ओनली यूज़ द वेदर टूल टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट द वेदर। एंड हमने टूल्स में क्या पास कर दिया? वेदर। अच्छा, तो हम जब भी एसडीके के जो एजेंट बनाएंगे वो टूल्स हम हमेशा लिस्ट में पास करेंगे। गॉट इट? अच्छा, थ्योरी में किसी को कंफ्यूजन है यहाँ तक कि? नहीं, हम है ना टूल एजेंट में पास करेंगे। सही। लिस्ट में। जी जाहिर सी बात, वो ऑप्शन ही नहीं है। सो हम जब भी एजेंट का वो क्लास, एक तो क्लास एजेंट की कॉल करवाएंगे, उसमें हमने नेम, इंस्ट्रक्शंस एंड टूल्स पास कर दी। टूल्स हम लिस्ट में पास करेंगे। ये टूल्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, वेदर हो सकता है, कोई भी और XYZ और टूल्स हो सकते हैं। सो आगे चलते हैं। वो ये कि रिजल्ट का फिर हमने वेरिएबल बनाया, अवेट लगाया, क्योंकि ये एसिंग फंक्शन है। देन हमने रनर की क्लास कॉल करवाई, डॉट रन का मेथड कॉल करवाया। रन का मेथड हमें पता है क्या है कि ये एसिंग के। सही। फिर उसमें हमने वेदर एजेंट पास करवाया एज अ पैरामीटर। देन हमने जो यूज़र इनपुट है वो पास करवाया। हम ओपनएआई की यूज़ कर रहे हैं तो हमें रन कॉन्फ़िग पास करने की कोई ज़रूरत नहीं। सही। देन हमने रिजल्ट को डॉट करके फाइनल आउटपुट इसका प्रिंट करवा लेंगे। एंड जो रन एसिंग का रन करके हम फंक्शन कॉल करवा लेंगे। एंड जब इसको चलाएंगे तो हमारे पास फंक्शन कॉलिंग का जो आउटपुट है वो आ जाएगा। सही। अच्छा सर फंसी, आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा दें। हम पढ़ रहे हैं टूल के बारे में। सही है। टूल से हर कोई फैमिलियर होगा। टूल यानी औजार। किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए जैसे कि मुझे स्क्रू को वो करना है, स्क्रू लगाना है, तो उसके लिए मुझे एक औजार चाहिए होगा, स्क्रू ड्राइवर, जिसकी वजह से मैं स्क्रू को
स्क्रू कर पाऊँगा, सही है। तो कोई काम परफॉर्म करने के लिए कोई स्पेसिफिक काम जो नॉर्मली क्या नाम है, जो बगैर टूल के नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, अपना एक टूल बनाएंगे। और वो टूल क्या होगा, हमारा एक पाइथन का फंक्शन ही होगा, सही है। उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखेंगे या फिर डेकोरेटर वगैरह लगाएंगे, वो हम कोड में देखते हैं। तो उससे क्या होगा, वो एलएलएम के लिए रीडेबल हो जाएगा कि एलएलएम समझेगा कि भाई ये टूल है, इसमें मुझे क्या क्या पैरामीटर पास करने हैं, और यूज़र की क्वेरी जब आएगी तो उस क्वेरी में से मैं कैसे डेटा निकालूं और इस टूल में पास करके इस टूल का आंसर लूं। तो टूल बेसिकली हमारे पास यही होते हैं। हम अगर कोड से देखें तो हमने क्या करा, गेट वेदर एक फंक्शन बनाया सिर्फ वेदर के नाम से। तो वो क्या करेगा, वो हमें एक अभी फ़िलहाल के लिए एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, ठीक है। उसमें मुझे उसमें एक पैरामीटर है जो कि रिक्वायर्ड है, उसकी टाइप हमने स्ट्रिंग डिफाइन कर दी, सही है। यहाँ पे जो हम टाइप हिंटिंग करते हैं, हमें पता है कि पाइथन में टाइप हिंटिंग लाजमी नहीं है, लेकिन टूल बनाते वक्त ये टाइप हिंट करना लाजमी है, क्योंकि पीछे इस टाइप हिंट की वजह से ही स्कीमा बनता है, ठीक है। पाइथन के थ्रू वो बनाते, तो यहाँ पर हमें स्ट्रिंग लिखना लाजमी है। हम यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे तो एलएलएम के पास जो टूल का स्कीमा जाएगा उसमें डिफाइन नहीं होगा कि इसकी टाइप क्या है। तो हो सकता है कि एलएलएम के पास से रिस्पॉन्स आए कि मुझे नहीं पता कि भाई लोकेशन क्या है, ठीक है। अभी ये थोड़ा सेंस बना रही है, तो वो क्या पता इस केस में डाल दे। लेकिन नॉर्मली जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि हमने यहाँ पे टाइप हिंट लगाना लाजमी है, हमें ज़रूर लगाना है यहाँ पे, सही है। तो हमारे ये नॉर्मल सा फंक्शन है, ठीक है। अगर मैंने ये फंक्शन टूल ऊपर नहीं लिखा ना, तो ये हमारा नॉर्मल सा फंक्शन है। इसको मैं डायरेक्ट एलएलएम एजेंट के अंदर पास नहीं कर सकता, क्योंकि इस फंक्शन को एलएलएम कैसे समझेगा कि भाई ये फंक्शन जो है ये हमारा एक टूल है। उसके लिए पूरा एक स्कीमा बनता है। स्कीमा मतलब जैसे कि उसकी डिटेल्स आती हैं, उसका एक पूरा चार्ट बनता है। उस चार्ट में लिखा होता है कि भाई इसमें इतने पैरामीटर्स है, ये रिक्वायर्ड है, ये ऑप्शनल है, और उनकी टाइप क्या है। तो वो पूरा स्कीमा जाता है, टूल नहीं जाता उसके पास, ठीक है। वो जेसन का एक ऑब्जेक्ट जाता है, स्कीमा। अच्छा, अगर ये अभी तो हमारे पास एक लाइन का कोड है, अगर इसके अंदर 100 लाइन का कोड भी हो ना, तो कोड कभी नहीं जाएगा। एलएलएम को ये नहीं पता होगा कि टूल के अंदर हो क्या रहा है। एलएलएम को बस ये पता होगा कि मुझे टूल के अंदर पास क्या करना है, और टूल से जो आंसर आएगा वो फिर आगे उसकी मतलब उसके ऊपर वो आगे क्या करें। तो हमने यहाँ पे टूल बनाया। अब मुझे एलएलएम को बताना था कि भाई ये जो टूल है ये एलएलएम समझ सके, तो उसके लिए हमने क्या करा, ऊपर एक डेकोरेटर लगा दिया फंक्शन टूल का। ये डेकोरेटर क्या करेगा, अभी अगर मैं ये फंक्शन टूल नहीं लगाता, इस पॉइंट में ये फंक्शन एक प्योर फंक्शन था, मैं इसके नीचे टाइप वो करता, प्रिंट करा के देखता तो फंक्शन ही आती। लेकिन मैंने जब इसको फंक्शन टूल का डेकोरेटर बना दिया ना, तो इसने इस फंक्शन को ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब इसको मैं डायरेक्टली कॉल भी नहीं कर सकता। अगर आप इसको डायरेक्टली अगली लाइन में कॉल करने की कोशिश करेंगे, एरर आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कॉलेबल नहीं होते, सही है। यही एरर आएगा कि ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल, फंक्शन टूल ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल। ये जो फंक्शन टूल होगा ये आपको एक इंस्टेंस रिटर्न करेगा, फंक्शन टूल के नाम से क्लास है उसकी। वो जो फंक्शन टूल की क्लास होती है ना, एलएलएम उसको समझ सकता है, उसके अंदर स्कीमा वगैरह होते हैं, एलएलएम उसको समझ सकता है। तो इस डेकोरेटर का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल है। इसके बगैर हमारा एक तो यहाँ पे एसडी का एरर दे देगा, उल्टा दूसरा ये कि एलएलएम को समझ भी नहीं आएगा कि इस टूल का काम क्या, सही है। इस टूल में एक चीज़ और होती है, डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे डॉग स्ट्रिंग हम करते हैं, डॉग स्ट्रिंग ऐड करते हैं, उसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन और आर्ग्यूमेंट्स के डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हैं, सही है। वो भी हम देख लेंगे थोड़ी बाद में। तो अभी हमने यहाँ पे फंक्शन टूल बनाया है, नॉर्मल सा हमारा पाइथन का फंक्शन था, उसके ऊपर डेकोरेटर लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि एलएलएम समझ पाए कि भाई ये हमारा फंक्शन में क्या क्या पैरामीटर आएंगे और उसको कब कॉल करना है, ठीक है। क्योंकि एजेंट फिर हमने आगे हम देखते हैं, आगे हमने एजेंट बनाया सिंपल सा। उस एजेंट के अंदर हमने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी, और इंस्ट्रक्शन में भी उसको हमने ये फोर्स कर दिया कि भाई तुम्हारे पास टूल है वेदर का, तुम अपने से आंसर नहीं देना, तुम उस टूल को कॉल करके आंसर देना। फिर हमने टूल्स की जो एरे है ना, यहाँ पे हमेशा देखें लिस्ट आती है। यहाँ पे आप डायरेक्ट टूल को पास नहीं करेगा, ये नहीं कि आपने बैकेंड लिस्ट के यहाँ पे डायरेक्ट पास कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे एरे लिस्ट बनानी पड़ेगी और उसके अंदर टूल्स आएंगे, क्योंकि टूल्स अभी हमने एक बनाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो केस पे डिपेंड करता है। फिर हमने क्या करा, ये एजेंट को पास कर दिया। अब एजेंट के पास जब ये जो रनर चलेगा ना, तो एलएलएम के पास 3 चीज़ें जाएगी। पहले सिस्टम प्रॉम्प्ट, यूज़र प्रॉम्प्ट, उसके साथ टूल का स्कीमा। ये टूल बनाए और उसके ऊपर डेकोरेटर आया। इस डेकोरेटर की हेल्प से उसका जो स्कीमा बन के आएगा, स्कीमा मतलब आप ये समझ लें कि एक चार्ट होगा, उसमें सारी डिटेल्स लिखी होगी कि भाई पहला पैरामीटर ये है, दूसरा ये है, और इसमें इस टाइप की डेटा टाइप आएगी वगैरह वगैरह।
तो अब LLM के पास चार्ट भी है, LLM के पास यूज़र की क्वेरी भी है कि करना क्या है, और LLM के पास सिस्टम प्रॉम्प्ट भी है। अब LLM जो हमारा दिमाग है, जो एजेंट का दिमाग होता है वो LLM जो सारा प्रोसेस करता है। अब उसके लिए बहुत आसान है कि भाई इसके पास टूल का स्कीमा भी होगा। वो देखेगा कि भाई यूज़र की जो क्वेरी है वो टूल से रिलेटेड है कि नहीं। अगर वो टूल से रिलेटेड होगी तो LLM क्या करेगा, उस क्वेरी में से निकालेगा कि भाई यूज़र ने पूछा क्या है। अब देखें क्वेरी में हमने क्या पूछा है, टेल मी अबाउट वेदर इन कराची। तो इसने इस पूरे क्वेश्चन में से कराची को अपने पास वो कर लिया, गेट कर लिया, और फिर टूल को एजेंट को बोला, खुद टूल कॉल नहीं करा क्योंकि LLM खुद टूल कॉल नहीं कर सकता। LLM सिर्फ दिमाग है, वो सिर्फ ऑर्डर दे सकता है, सही है। एजेंट को बोला कि तुम टूल कॉल करो, तुम्हारा जो टूल था, तो मेरे पास जो चार्ट है उसके अंदर जो एक पैरामीटर था लोकेशन नाम का, उसकी टाइप स्ट्रिंग थी, तो उसमें तुम ये कराची पास कर देना और इस टूल को कॉल करो, उसका जो भी आंसर है वो मुझे ला के दो। तो LLM एजेंट क्या करेगा, ये टूल कॉल करेगा, इसका जो भी आंसर आएगा वो LLM को ला के देगा। फिर LLM के पास क्या आएगी, ये स्ट्रिंग आ जाएगी, द वेदर इन कराची इज़ सनी, सही है। तो LLM के पास ये स्टेटमेंट जाएगी। हमारी टर्न पहले एजेंट लूप की पहली टर्न यहाँ ख़त्म हो गई। अब हमारा एजेंट लूप चला दूसरी दफ़ा, LLM फिर से कॉल हुआ, LLM के पास टूल का आंसर गया और टूल स्कीमा और सिस्टम प्रॉम्प्ट, यूज़र प्रॉम्प्ट, ये सारी चीज़ें आती है। तो पहली दफ़ा 3 चीज़ें गई थी, कौन सी, सिस्टम प्रॉम्प्ट, यूज़र प्रॉम्प्ट, टूल स्कीमा। अब दूसरी दफ़ा जब गया तो टूल का आउटपुट भी आया है, तो अब 4 चीज़ें गई है, यूज़र प्रॉम्प्ट, सिस्टम प्रॉम्प्ट, टूल स्कीमा और उसके साथ साथ हमारा टूल का आउटपुट। तो LLM ने पूरी ये सारी चीज़ें देखी और LLM ने कहा कि भाई उसको वो चाहे तो खुद और लिख दे या फिर उसी चीज़ को वापस रिटर्न कर दिया एज अ फाइनल आउटपुट और बता दिया कि भाई इस टूल का जो आपकी क्वेरी है उसका आंसर ये है जो हमारे फाइनल आउटपुट की में आ गई। सिंपल। अच्छा, तो इसको इन शॉर्ट हम करते हैं, सही। इसमें हमने क्या देखा कि हम जो हमारे एजेंट है उसको हम टूल पास करना चाह रहे हैं। सिंपल से हमने फंक्शन बनाया वेदर के नेम से एंड उसको लोकेशन पास करके जो भी रिटर्न करवाया। हमने जो मेन जो उसको टूल बनाएगा वो ये कि SDK का जो हमारे पास डेकोरेटर है फंक्शन टूल, उसको हमने टॉप ऑफ द फंक्शन पास कर दिया। अब ये क्या करेगा, फंक्शन का स्कीमा बनाएगा एंड LLM को पास कर देगा। जो हम काफ़ी जो डिटेल्स में चीज़ें स्कीमा वगैरह एंड जो सोन डॉक स्ट्रीम क्या है वो हम बाद में देखेंगे जैसे जैसे आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। राइट नाउ हम सब सिर्फ इतना समझे कि ये स्कीमा बना के LLM को दे देगा, इसकी डिटेल के रिटर्न क्या कर रहा है, पैरामीटर वगैरह। फिर हमने एजेंट का जो भी हमने पुराना हम बना रहे थे उसमें नेम पास करवा रहे थे, इंस्ट्रक्शंस पास करवा रहे थे। एंड हमने इस पर एक और एडिशनल चीज़ क्या कर दी, टूल्स हमने क्या किया, लिस्ट में पास करवाया एंड जो हमने हमारा टूल था वेदर वो उसको हमने पास करवा दिया। फिर वही रिजल्ट करके रनर का क्लास कॉल करवाए, उसका रन मेथड एंड यूज़र इनपुट जो भी, फिर हमारे पास जो हमारा डिज़ायर आउटपुट है वो आ गया, सही। अच्छा, तो अब किसी को टूल यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है टूल के कॉन्सेप्ट में? आपने में से सबने कितनों ने टूल्स का ये वाला कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट कर लिया है? अच्छा, अब बताएं कि किसने नहीं किया है। 5 मिनट है, आप ये जो हमारे पास प्रैक्टिस हमने करवाई है वो अपने पास इम्प्लीमेंट करें एंड जो जिन्होंने इम्प्लीमेंट कर लिया है वो अपने बराबर वालों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ले ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सही। एजेंट इंसान है और LLM दिमाग है। अब जैसे हम हैं तो टूल शक्तियाँ बढ़ा देता है, इस तरह समझो आप। यानी इंसान है, अब मैं हूँ, मुझे अल्लाह ने एक ताकत दी है, मैं चाहता हूँ कि मैं उड़ूँ हवा में, मैं हवा में उड़ना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक टूल है एरोप्लेन, मैं उसको यूज़ करूँगा। तो बेसिकली एजेंट की ताकत को बढ़ाने के लिए हम कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं जिन्हें हम कहते हैं टूल्स। अब टूल्स को बनाएंगे किस तरह? होता ये है कि OpenAI SDK ने आपको इस तरह का मैकेनिज़्म दिया है कि आप पाइथन का कोई फंक्शन बनाएं और उस फंक्शन के ऊपर आपको @फंक्शन टूल का डेकोरेटर लगाना पड़ेगा। यानी आसान लफ्ज़ों में एक निशानी है जिसे देख के OpenAI SDK समझ जाएगा कि ये मेरा टूल है। अब हम जब टूल बना लेते हैं वो एजेंट के अंदर पास कर देते हैं, टूल को कॉल हम नहीं करते, ये बहुत अहम बात है।
टूल को कॉल हम नहीं करते, बल्कि टूल को तो क्या ओपन एआई एसडीके में रनर.रन के अलावा कोई एक फंक्शन भी ऐसा नहीं है जो हम कॉल करते हो। सारे के सारे फंक्शन कौन कॉल करता है? ओपन एआई एसडीके। अब टूल्स में क्या क्या हो सकता है? टूल्स में ये हो सकता है जैसे कि एजेंट जो है वो वेबसाइट से डेटा सर्च करके ले आए। ये हो सकता है कि वो किसी जगह हमारे डेटाबेस में डेटा डाल रहा हो। इसके अलावा कोई वो एपीआई कॉल कर रहा हो, या फिर मैंने कहा कि मेरे लिए एक तुम एयरलाइन का टिकट बुक कर दो, तो वो टिकट बुक कर सकता है। तो ये काम वो टूल की बेस पे कर सकता है। अब हमने एजेंट के अंदर टूल पास कर दिया यहाँ पे। अब टूल किस तरह कॉल होगा? एलएलएम जो है ना, एलएलएम के पास हमारे टूल का स्कीमा जाता है। स्कीमा मतलब टूल की तमाम तर डिटेल्स एक ख़ास स्ट्रक्चर में, ये होता है स्कीमा, जिसमें टूल का नाम भी होता है, टूल का काम भी होता है, टूल के पैरामीटर भी होते हैं, और उन सब की जो टाइप्स हैं वो होती हैं। उसको देख के एलएलएम डिसाइड करता है कि कौन सा टूल ऐसा है जिसे कॉल करना है। जैसे अगर मेरे पास वेदर का टूल है और कायद-ए-आज़म का टूल है या कायद-ए-आज़म इन्फो का टूल है, तो वो वेदर के लिए कायद-ए-आज़म वाला टूल कभी कॉल नहीं करेगा, वो वेदर वाला टूल कॉल करेगा। तो टूल एजेंट की ताकत को बढ़ा देता है, और उसको बनाने के लिए हम फंक्शन टूल का डेकोरेटर लगाते हैं, जो कि निशानी होती है कि ये एक ओपन एआई एसडीके का एजेंट का टूल है। फिर मुख्तलिफ एजेंट्स होते हैं। अब एक टूल हमने बना दिया तो वो कौन सा एजेंट चलाएगा, उसके लिए हमें टूल्स के अंदर उसका नाम लिखना पड़ता है कि ये वाला एजेंट ये टूल चलाएगा। फिर एलएलएम उसको देख के एजेंट को बताता है अब ये कॉल करो, वो कॉल करता है, आंसर आता है, एलएलएम को भेजता है, एलएलएम बोलता है ये जवाब है। तो ये इस तरह पूरा जो है वो टूल का मैकेनिज्म चलता है। कोई क्वेश्चन है? छोटा सा भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें जी। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, बता रहा हूँ, देखो स्कीमा कैसे पता चलता है, इनका सवाल है। होता ये कि ओपन एआई ने ना अपने पीछे पूरा यानी सिस्टम बनाया हुआ है कि जब आपका टूल बनता है तो वो टूल डॉट नेम करके नाम निकाल लेता है, टूल डॉट डिस्क्रिप्शन करके डिस्क्रिप्शन निकाल लेता है, टूल डॉट उसके अंदर जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे पैरामीटर्स एक एक करके निकाल लेता है, उनकी टाइप्स निकाल लेता है, उनकी टाइप्स का डिस्क्रिप्शन भी निकाल लेता है। तो ओपन एआई ने कोडिंग करके पीछे ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि पाइडेंटिक वगैरह सब कुछ यूज़ करके सारा स्कीमा वो खुद बनाता है। पहले वैसे ये होता था कि हमें बनाना पड़ता था, इसने खुद हैंडलिंग की हुई है स्कीमा बनाने की। अब मैं स्कीमा यहाँ पे अगर निकल जाए तो दिखा भी देता हूँ किस तरह। अभी आ नहीं रहा वरना मैं आपको दिखाता। जेसन ऑब्जेक्ट होता है जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं। अच्छा, होता ये है कि जैसे हम डेकोरेटर का यूज़ करके कोई भी फंक्शन टूल बनाते हैं तो बिहाइंड द सीन क्या होता है, एजेंट एसडीके ना बिहाइंड द सीन, एजेंट एसडीके बिहाइंड द सीन क्या करता है, दो मॉड्यूल्स का यूज़ कर रहा होता है। उसमें से नंबर 1 है इंस्पेक्ट मॉड्यूल, जो हम आगे जाके भी अपने क्या कहते हैं उसमें जाके देखेंगे कि किस तरीके से काम होता है। इंस्पेक्ट मॉड्यूल में ये होता है कि उसका सिग्नेचर बन जाता है, एक तरीके से उसका डेटा स्ट्रक्चर खुद से वो बिहाइंड द सीन जाके बन जाता है। और उसके अलावा जो हम डॉक स्ट्रिंग वगैरह उसको पास करते हैं तो उसके लिए एक तरीके से ग्रेफी कुछ ऐसे करके ग्रेफ करके एक ऐसा
मॉड्यूल है जो क्या करता है, उसका बिल्कुल भी ना वो अब डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम क्या क्या लिख रहे होते हैं, उसके आर्ग्यूमेंट्स वगैरह लिख रहे होते हैं कि भाई कौन सा आर्ग्यूमेंट्स उसके अंदर आने वाला है, रिटर्न क्या करने वाला है, उस फंक्शन के बनाने का मकसद क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बिहाइंड द सीन ग्रेव करके उनका एक मॉड्यूल होता है, उसके अंदर जाके ये सारा पार्ट्स करके सिंपल सा जेसन इसको एक तरीके से बन जाता है, जो आगे जाके एलएलएम को समझ आ जाता है। तो बिहाइंड द सीन 2 मॉड्यूल्स का यूज़ हो रहा होता है, जो हमारे एक तरीके से इस फंक्शन टूल को एलएलएम के लिए आसान बनाने के लिए। एक होता है इंस्पेक्ट, जिससे ये होता है स्ट्रक्चर बन रहा होता है, और दूसरा डॉक स्ट्रिंग के साथ हमारा सारा वो बन रहा होता है। अच्छा, आगे से कोई भाई सवाल कर रहे थे? किसी का कोई भी क्वेश्चन है टूल से रिलेटेड? नहीं है। स्कीमा अभी के लिए इग्नोर करते हैं, स्कीमा इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। आसान लफ्ज़ों में टूल की तमाम तर डिटेल्स एक ख़ास स्ट्रक्चर में, उसे हम कहते हैं स्कीमा। वो मैं बाद में इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगा, अभी उसको छोड़ दें। फुल स्कीमा क्या होता है, डॉक स्ट्रिंग क्या होता है, एंड जो पूरा स्ट्रक्चर है स्कीमा का वो कैसे क्या डिफाइन होता है, उसकी लुक लाइक कैसे होती है, वो लेटर ऑन हम पढ़ते जाएंगे। राइट नाउ हम लोग अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि आखिर ये चीज़ें चलती कैसी है, मीन्स हर चीज़ से हम फेमिलियर हो जाए, एंड जो बाकी डीप डाइव है वो हम इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। सही, होप सो कि टूल का किसी का कोई क्वेश्चन है? सही, सबको क्लियर है? एंड थैंक यू एलाइट ग्रुप मेंबर्स, उन्होंने राउंड लगाया एंड सबने प्रैक्टिस कर ली टूल की जो हमने टाइम दिया था। आई गेस मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, सो काइंडली आप लोग रिप्लाई दें, क्या आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली? सही, ज़बरदस्त, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सही, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो हैंड्स ऑफ का है। अब तक हम ये कर लेते, एक एजेंट बनाते थे, हेलो वर्ल्ड करवाते थे, या ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको टूल पास करके उसका जो भी हमारा डिज़ायर आउटपुट है वो हमें मिल जाता था। सही, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक से ज़्यादा एजेंट है, तो हम इसको एक ही रनर की क्लास के जो मेथड है उस पर हम कैसे पास करेंगे। सही, तो इसलिए हमारे पास एक हैंड्स ऑफ का टॉपिक है जो एसडीके ने हमें फीचर प्रोवाइड किया है, वो ये है कि इसको हम थोड़ा सा एक सेकेंड तो थ्योरिकली समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज मैं एक टीम लीड हूँ। सही, मेरी टीम में एक है सोशल मीडिया मैनेजर एंड एक है जो वेब डेवलपर। राइट, कितने हैं मेरी टीम में? 2 मेंबर्स। कौन कौन से? सही, मेरे पास एक टास्क आता है कि मुझे एक सोशल मीडिया की पोस्ट है ना बनवानी है, तो मैं किसको टास्क दूंगी? वेब डेवलपर को नहीं दूंगी। सही, सो इसी तरीके से जो हमारे पास हैंड्स ऑफ का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये टास्क डेलीगेट करता है बेसिकली। सही, इसके पास एक तरह से हम समझ लें 2 एजेंट है। सही, एक है मैथ का एजेंट जो हमारे पास मैथ के होमवर्क में हेल्प करता है, एंड जो दूसरा एजेंट है वो ये है कि हिस्ट्री के जो भी टॉपिक है उसको है ना हमें बताता है, उसको असेस करता है। सही, अब हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट है हैंड्स ऑफ का एजेंट हमने बेसिकली यहाँ पे सिंपली क्या किया कि 2 एजेंट बना लिए, हिस्ट्री का ट्विटर एंड सेकंड मैथ का। सही, उस पर हमने जो इंस्ट्रक्शंस है नेम और इंस्ट्रक्शंस पास कर दी। बट आप देख रहे होंगे कि जो हमारे पास एडिशनल चीज़ है वो क्या है, क्या शो हो रही है स्क्रीन पे? जी, हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, दे दे तो अच्छा। सही, इस पर हमने एक इसकी डिस्क्राइब कर दिया कि भाई ये एजेंट हमारा बेसिकली किसका स्पेशलाइज्ड है। सही, ये है एक हिस्टोरिकल एजेंट एंड एक है ये मैथ का एजेंट। सही,
फिर हमने क्या किया, एक ट्राइज एजेंट बना दिया, इसका आप कोई भी नेम रख सकते हैं, मैनेजर हो गया या टीम लीड हो गया या एक्सेट्रा, जो भी रख सकते हैं। इस पर हमने इसका नेम पास किया, इंस्ट्रक्शंस पास की। एक और चीज़ जैसे हैंड्स ऑफ क्या है, इसमें हमने जो दो हमारे एजेंट थे, जो मेरी टीम के दो मेंबर्स थे, वो कौन कौन से थे, सोशल मीडिया मैनेजर एंड एक था वेब डेवलपर। इसी तरीके से यहाँ पे हमने दो एजेंट पास कर दिए, वो ये एक का हिस्ट्री का एजेंट, एक है मैथ का एजेंट। सही, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? हैंड्स ऑफ का टॉपिक समझ आया? पर हम किसी स्टूडेंट से रिवाइज करवा लेते हैं, जस्ट कॉन्सेप्ट बता दें, एक चीज़ें बाद में करें, क्योंकि इसमें ये है कि अगर आप उसको नहीं डिफाइन करेंगे पहले और इसमें फिर एरर थ्रो करेगा, तो इसलिए बेहतर यही बेस्ट एग्जांपल है कि आप है ना पहले जो टास्क डेलीगेशन के लिए हमारे पास एजेंट्स है वो डिफाइन करें, फिर ट्राई एजेंट को बाद में करें। सही, और किसी का कोई क्वेश्चन है फीमेल साइड से? सही, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम हैंड्स ऑफ का टॉपिक देख रहे थे। सही, इस पर हमने दो एजेंट बनाए, मैथ का और दूसरा है हिस्ट्री का। उसको हमने नेम इंस्ट्रक्शंस पास कर दी। एक एडिशनल चीज़ें हमें क्या देखने को मिली, वो ये हैंड्स ऑफ की जी मिस पूछे। एजेंट है हिस्ट्री का और मैथ का, उसमें हमने नेम एंड इंस्ट्रक्शंस पास कर दी। इसमें हम एडिशनल चीज़ हैंड्स ऑफ के केस में क्या पास कर रहे हैं, हैंड्स ऑफ की डिस्क्रिप्शन। सही, अब उसमें इसकी स्पेशलाइजेशन हमने डिफ़ाइन की हुई है कि आप भाई हिस्ट्री के एक्सपर्ट हो एंड जो आप हो वो हो मैथ के एक्सपर्ट। सही, इसकी स्पेशलाइजेशन हमने यहाँ ही डिफ़ाइन कर ली, राइट। अब हैंड्स ऑफ को, ये हैंड्स ऑफ की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हुए उसको टास्क डेलीगेट करेगा कि कौन सा एजेंट इस टास्क के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए कैपेबल है, राइट। अब हम आते हैं ट्राइज एजेंट की तरफ। सही, उसमें हमने नेम पास किया, नेम कुछ भी हो सकता है, मैनेजर एजेंट, टीम लीड, सो ऑन, जो भी XYZ। फिर हमने इसकी इंस्ट्रक्शंस पास की कि आप टास्क डेलीगेट करते हो, जो भी होमवर्क की स्पेसिफिकेशन है अकॉर्डिंग उसके टास्क डेलीगेट कर दो। एक एडिशनल चीज़ हमने क्या डिफ़ाइन की, हैंड्स ऑफ हम लिस्ट पे प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, जितने भी आपके केस में रिक्वायरमेंट है आप पास कर सकते हैं। सही, हमारे केस में हमने क्या पास किया, हिस्ट्री का एजेंट एंड मैथ का एजेंट। सही, फिर हमने दोबारा से वही जो एसिंक का फंक्शन बनाया एंड रनर की क्लास कॉल करवाई। रनर से पहले अवेट का हमने वो लगा दिया कीवर्ड, क्योंकि ये एसिंक है। सही, देन हमने रनर का रन मेथड हमने कॉल करवाया, उसमें हमने ट्राइज एजेंट एंड जो यूज़र इनपुट है वो पास करवा दिया। अगर हम जेमिनी की की यूज़ कर रहे हैं तो रन कॉन्फ़िग पास कराएंगे। ओपनएआई की की में हमें कोई ज़रूरत नहीं, सही, ऐसे ही चल जाएगा। एंड जो एसिक आईओ रन करके हम मेन का फंक्शन कॉल करवा देंगे, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हैंड्स ऑफ ने बिहाइंड द सीन्स अगर हम सिंपली देखें क्या हो रहा है, हैंड्स ऑफ ने देखा जो हमारा ट्राइज एजेंट है उससे देखा कि यूज़र का इनपुट आया है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। इससे देखा कि कौन सा एजेंट इस टास्क के लिए कैपेबल है। इससे देखा मैथ का एजेंट, नहीं मैथ का एजेंट तो भाई मैथ के क्वेश्चंस के लिए है। फिर इससे देखा हिस्ट्री का एजेंट, यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन डिफाइन है कि आप हिस्ट्री के क्वेश्चन को हैंडल करोगे। सही, तो हैंड्स ऑफ ने वो जो टास्क है वो हिस्ट्री के एजेंट को डेलीगेट कर दिया, उससे प्रोसेस किया एंड उसने आंसर दे दिया कि जो भी हमारे पास आउटपुट आया व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस के उसमें यूज़र के इनपुट पे। सही, क्लियर जी। डिस्क्रिप्शन होती है ना, हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन उसकी जगह पे जाएगी, एलएलएम के पास जाएगी। ये जैसे कि टूल का स्कीमा बन के जाता है तो यहाँ पर भी हैंड ऑफ का स्कीमा बन के जाएगा और उसमें जो डिस्क्रिप्शन होगी वो हमारी ये हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन कहलाएगी। अच्छा एक सेकेंड, मैं इसको रिपीट कर लूँ। जो हमारे पास एलएलएम के पास तीन चीज़ें जाती है, यूज़र इनपुट,
सिस्टम प्रॉम्प्ट एंड सेकंड थिंग जो हमारे पास आती है टूल स्कीमा से ही ये तीनों चीज़ें जाती हैं। बिहाइंड द सीन जो हैंड्स ऑफ है वो एज अ टूल कॉलिंग वर्क हो रहा है। हमने आपका क्वेश्चन क्या था, दोबारा रिपीट कीजिएगा। नहीं, सिस्टम प्रॉम्प्ट है ना, हमने इंस्ट्रक्शंस पास की हुई। जो हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन है वो हैंड्स ऑफ का जो हमने ट्रायल एजेंट बनाया उसके लिए, सही। और मिस आपका क्वेश्चन था सवाल रिपीट करें। तो ट्रियाज एजेंट है यहाँ पे जो है, थर्ड वाला जो एजेंट है वो हमारा मेन एजेंट है। उसके अंदर हमने हैंड्स ऑफ लिस्ट में दोनों एजेंट पास किए हुए, ठीक है। अगर यूज़र क्वेरी करता है हिस्ट्री से रिलेटेड तो वो क्या करेगा, हिस्ट्री वाले एजेंट को हैंड्स ऑफ कर देगा, ठीक है। फिर जो एक्सेस जो एक्सेस था किसके पास, ट्रियाज एजेंट के पास, वो उसके पास नहीं रहा, उसने डेलीकेट कर दिया दूसरे को टास्क। तो अब हमारा मेन एजेंट कौन बन जाएगा, हिस्ट्री एजेंट। अगर क्वेरी हुई वो अगर मैथ से रिलेटेड होगी तो हमारा टास्क जो होगा वो डेलीकेट कर दिया जाएगा मैथ एजेंट को। फिर हमारा मेन एजेंट आ जाएगा मैथ एजेंट। यहाँ पे इसका यूज़ केस ऐसे बन सकता है कि जैसे कि हम किसी एजेंट को स्पेशलाइज कर दें कि भाई तुम इस स्पेसिफिक काम के लिए बने हो, ठीक है। जब भी यूज़र कोई काम करे, कोई क्वेश्चन करे उससे रिलेटेड, तो तुम उसको हैंडल करना। तो हम क्या करेंगे, ट्रियाज एजेंट बनाएंगे, मेन एजेंट जो होगा उसके अंदर मुख्तलिफ स्पेशलाइज्ड एजेंट रख देंगे। अब जिस यूज़र जिस तरीके का सवाल करेगा, जिससे रिलेटेड सवाल करेगा, हमारा जो फ्लो होगा वो उस पर्टिकुलर एजेंट के पास चले जाएगा। अच्छा, एंड ऑफ, और इसमें ये जिस तरीके से स्पेशल एजेंट का जो सीन है उसको इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि अब होता ये है कि हर बंदा स्टार्टिंग में जब डॉक्टर पढ़ता है उसको 5-6 साल लगते हैं MBBS करने में, लेकिन वो इस काबिल नहीं होता हर चीज़ के लिए। फिर क्या होता है, आगे जाके स्पेशल फील्ड आ रहे होते हैं। आई का स्पेशलिस्ट अलग होता है, इसी तरीके से काफ़ी इस तरीके से डॉक्टर होते हैं, न्यूरो सर्जन वगैरह, तो इस तरीके से होते हैं। तो फर्स्ट ये होगा कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रियाज एजेंट का यूज़ करते हैं जो एक तरीके से जनरल एजेंट होता है। मैं सबसे पहले जाऊँगा अपने फैमिली, एक तरीके से डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, जनरल डॉक्टर होता है, फिजिशियन जिसको कह रहे होते हैं। तो पहले जाके अगर मुझे आई से रिलेटेड कोई भी मसला वगैरह है तो पहले मैं उसके पास जाऊंगा, सही है। अब वो देखेगा कि यार इसका जो एक तरीके से आई से रिलेटेड कोई है तो इसको मैं क्या करूंगा, आगे जाके इसको डेलीगेट कर दूंगा, स्पेशल जो आई स्पेशलिस्ट है उस तक ये पहुंचाऊंगा और आगे जाके इसका इलाज। एग्जाम्पल मैं समझ गई, वो ये कि लेट्स सपोज कोई भी एक फिजिशियन के पास जाता है, वो जस्ट नॉर्मल डॉक्टर होता है, सही। अब किसी को फॉर एग्जांपल आई का कोई इशू है या किसी को हार्ट के रिलेटेड कोई इशू है, तो वो फिजिशियन क्या करता है कि अगर किसी को हार्ट का इशू है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट को टास्क डेलीगेट करता है कि भाई आप ये वाला केस देखो, वो कार्डियोलॉजिस्ट के रिलेटेड आया, सही। अगर किसी को आई का इशू होता है तो वो आई साइड जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं वो उसको टास्क डेलीगेट कर सकता है। इसी तरीके से हमने जो यहाँ पे एग्जांपल यूज़ किए, देखिए LLM है ना, फॉर एग्जांपल LLM को हमें फाइन ट्यून करना पड़ता है और डिफरेंट एजेंट हम इसलिए बना रहे हैं कि एक स्पेशलिस्ट, हमने 2 स्पेशलिस्ट बना दिए एंड एक ये जो ट्रायल एजेंट है वो हमारा फिजिशियन है। यहाँ पे यूज़र आया, यूज़र को फॉर एग्जांपल आई साइड का इशू था, जो ट्रायल एजेंट है जो हमारा फिजिशियन है उसने क्या किया, आई स्पेशलिस्ट को एक टास्क डेलीगेट कर दिया, सही। उसने जो भी उसका प्रोसेस किया, उसका इलाज किया एंड उसका हमारे पास आउटपुट आ गया। कॉन्सेप्ट जी, वो जस्ट टास्क डेलीगेशन के लिए यूज़ होगा, नहीं। मिसाल के तौर पे आपको वेबसाइट बनवानी है तो आप किसी टीम के पास जाओगे कि भाई मुझे वेबसाइट बनवानी है, वेबसाइट बना दो। अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप डायरेक्ट फ्रंट एंड वाले से टकरा जाओ या डायरेक्ट बैक एंड वाले से आप बात करो या डायरेक्ट डेटाबेस वाले से आप बात करो। आप पहले जाओगे मेन बंदे के पास जो उस टीम का लीडर होगा। अब आपने कहा मुझे वेबसाइट बनवानी है, ये उनको कह दिया, वो एक एजेंट है और वो ट्रियाज एजेंट है, ट्रियाज। अब वो क्या करेंगे,
उन्हें फ्रंट एंड बनवाना है, वो फ्रंट एंड के लिए हैंड ओवर कर देंगे फ्रंट एंड वाले को। आप नहीं करोगे, वो करेंगे, क्योंकि वो मेन एजेंट हैं, वो ट्रियाज एजेंट हैं। ट्रियाज एजेंट में एक बात याद रखनी ज़रूरी है कि जो ट्रियाज एजेंट होता है ना, उसकी अपनी एक्सपर्टीज़ नहीं होती, वो जनरल पर्पस होता है। अब होगा ये कि वो फ्रंट एंड वाले को हैंड ऑफ कर देंगे, इसी तरह बैक एंड बनाने के लिए बैक एंड वाले को हैंड ऑफ कर देंगे, डेटाबेस के लिए डेटाबेस वाले को हैंड ऑफ कर देंगे। अब जो काम होगा वो दूसरे एजेंट आगे देखेंगे, आप वो यूज़र और उसके अलावा कुछ स्पेशलाइजेशन वाले एजेंट हैं, उन दोनों के बीच में एक जो है वो मीडियम है, एक राब्ता है, एक कॉन्टैक्ट है, वो होता है ट्रियाज एजेंट। अच्छा, ये भी फैसला करना कि किस एजेंट को क्या देना है, ये भी ट्रियाज एजेंट ही करता है। अगर डायरेक्ट किसी एजेंट से आपको जुड़ना है तो ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपका सवाल किस नौइयत का है या किस तरह का है, उसके लिए ट्रियाज एजेंट का होना ज़रूरी है। तो ट्रियाज एजेंट मेन एजेंट हम इसलिए बनाते हैं, डायरेक्ट हैंड ऑफ नहीं किया जाता। जी 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 अच्छा, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव होते हैं, वो है कॉन्टेक्स्ट। कोई डिफाइन करना चाहेगा? अगर कोई पहले से फेमिलियर हो, एनीवन? सो सर डिफाइन करते हैं कॉन्टेक्स्ट को लेके। कॉन्टेक्स्ट मतलब डेटा। ओपन एएसडी के में सबसे ज़्यादा मुझे जो मुश्किल हुई थी समझने में वो यही टॉपिक था। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है डेटा। अब हमारे पास दो तरह का डेटा है। हम काम कर रहे हैं एलएलएम के साथ, हम एलएलएम को कुछ कहते हैं, हम एजेंट को कुछ कहते हैं, वो एलएलएम को कुछ कहता है, फिर वो एजेंट को कुछ कहता है, फिर एजेंट हमें कुछ कहता है। तो यानी इस तरह तसलसल पूरा चलता है। अब होगा क्या, हमें कभी कभार एजेंट को एडिशनल डेटा देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मुझे अपने बारे में एजेंट से पूछना है, तो कभी भी एजेंट अब्बास को नहीं जानता, तो मैं करूँगा ये कि उसको एडिशनल डेटा दूंगा। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है डेटा। एजेंट को एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत है, हम कभी टूल दे रहे हैं, कभी दूसरे एजेंट दे रहे हैं ताकि हैंड ऑफ कर सके, अब हम डेटा भी दे रहे हैं। आप समझ लो आप एक टीम में काम कर रहे हो। अब टीम में आप जब काम करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें ज़रूरी होंगी। आपको टूल्स भी चाहिए होंगे, आपको अलग अलग टीम मेंबर्स भी चाहिए होंगे, आपको कुछ डेटा भी चाहिए होगा। अब होगा ये कि कॉन्टेक्स्ट का मतलब डेटा। अब डेटा दो तरह का होता है। एक डेटा वो होता है जो एलएलएम देख सकता है, उसे हम कहते हैं एलएलएम कॉन्टेक्स्ट। वो किस तरह होता है, किसी भी तरह आप अपने डेटा को हिस्ट्री के अंदर ले आओ तो एलएलएम उसको देख लेगा और उस पर कोई ऑपरेशन या कुछ भी आप कराना चाहो वो कर लेगा। तो डेटा, और वो डेटा जो एलएलएम देख सके उसे हम कहते हैं एलएलएम कॉन्टेक्स्ट। अब हमारे पास कभी कभार पर्सनल डेटा भी हो सकता है, प्राइवेट डेटा भी हो सकता है, प्रोटेक्टेड डेटा भी हो सकता है मेरे कस्टमर्स का डेटा हो। अब मैं एलएलएम को थोड़ी ना दिखाऊंगा कि भाई मेरे 100 कस्टमर हैं, इनका नाम ये, इनकी एज ये और इनकी सारी डिटेल्स ये। तो जिस डेटा को हम छुपाना चाहें, हम हाइड करना चाहें, हम उस डेटा को प्राइवेट रखना चाहें कि एलएलएम उसे ना देख सके, वो होता है लोकल कॉन्टेक्स्ट। और इसको जो बनाने का तरीका है वो इस तरह है कि आप एक क्लास बनाते हो, उस क्लास बनाने के बाद आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो। ये डेटा क्लास जो है ओपन एएसडी का हिस्सा नहीं है, ये पाइथन में हम यूज़ करते हैं। आप एक क्लास बनाते हो, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, वो ऑब्जेक्ट आप runner.run के या जो भी फंक्शन आप यूज़ करो उसमें कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप पास कर देते हो। तो कॉन्टेक्स्ट मतलब डेटा। अब डेटा दो तरह का है, एक एलएलएम जो देख सकता है, दूसरा एलएलएम नहीं देख सकता। जो देख सकता है वो एलएलएम कॉन्टेक्स्ट, जो नहीं देख सकता वो लोकल कॉन्टेक्स्ट, यानी लोकली हमारे कंप्यूटर में, हमारे एनवायरनमेंट में। तो ये है कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया सर ने। अब थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल कि हम जो अब तक कर रहे थे, एजेंट ना कॉल करवाते थे, वो हेलो वर्ल्ड कर देता था, या ज़्यादा से ज़्यादा हम टूल है ना उसको इंटीग्रेट कर देते थे, वो हमारा डिज़ायर आउटपुट दे देता था। बट
इन केस अगर मेरे पास कोई मेरी अकाउंट डिटेल्स है तो वो मैं कैसे पास करूँगी। इसीलिए हमारे पास कॉन्टैक्ट्स है जो हम डेटा एलएलएम को पास करते हैं। सही। अब इसके पास हमारे पास कॉन्टैक्ट्स में दो टाइप्स आती है, एक है लोकल कॉन्टैक्ट्स, एक दूसरी है एलएलएम कॉन्टैक्ट्स। लेट्स सपोज मेरे पास कोई सेंसिटिव डेटा है, अब वो तो मैं एलएलएम को शो नहीं करवाऊंगी, जाहिर सी बात है, हैकिंग वगैरह का इशू होता है, तो वो मैं कहाँ पास करवाऊंगी, लोकल में या एलएलएम को। सही। वो मैं लोकल कॉन्टेक्स्ट एज अ लोकल कॉन्टेक्स्ट पास करूँगी एंड जो डेटा एलएलएम देख सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है, वो है एलएलएम कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी टूल हो गया एंड सिस्टम प्रॉम्प्ट, यूज़र इनपुट, सो ऑन। सही। ये कॉन्सेप्ट समझ आए। अच्छा, आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन? सही। अब इसकी कोड एग्जांपल हम देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या पास किया, डेटा क्लास से तो आप सब फैमिलियर होंगे। सही। हमने यहाँ पे यूज़र इन्फो के नेम की क्लास बना दी। इस पर हमने क्या क्या पास किया, नेम, यूज़र आईडी एंड लोकेशन। लोकेशन हमने बाय डिफ़ॉल्ट क्या पास करवा दी, पाकिस्तान। सही। अब हमने इसको एक फंक्शन बनाया जो कि एक यूज़र की एज है वो फैच करेगा एंड दूसरा फंक्शन बनाया उसको वो यूज़र की लोकेशन फैच करेगा। सही। अब दोनों फंक्शन के टॉप पर हमने फंक्शन टूल के डेकोरेटर पास कर दिया। ये आपको पता है क्या होता है, ये स्कीमा बना के एलएलएम को दे सकते। सही। फिर हमने यहाँ पे देखा कि जो हमने यूज़र इन्फो की क्लास पास करवाई थी, इस पर हमने रैपर, अच्छा, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। रन कॉन्टेक्स्ट रैपर बेसिकली यहाँ पे हमने देखा हुआ, इसमें हमने टाइप पास की हुई है रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की। वो क्या है, सिंपली कुछ भी नहीं है, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है हमने यहाँ पे क्लास पास करवाई है, उसको रैप अप कर देगा एंड आपके जो थ्रू आउट द एजेंट है आपको ये अवेलेबल कर देगा कि आप कहीं भी इसको कॉल करवा दो। लेट्स सपोज टूल एज अ टूल पे कॉल करवा दो, एजेंट पे कॉल करवा दो एंड सो ऑन। सही। रन कॉन्टेक्स्ट रैपर का कॉन्सेप्ट समझ आया? अच्छा, सर जो आप हैं वो है ना डिसरिस्पेक्ट के सामने में आ रहे। सही। एज अ स्टूडेंट एंड एज अ टीचर आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तरह का होता है, एक जो एलएलएम देख सकता है, दूसरा जो एलएलएम नहीं देख सकता। एलएलएम मतलब चैट जीपीटी, ग्रॉक, जेमिनी, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जो सबसे ट्रेंड पे चल रहा है आजकल। अब एलएलएम डेटा नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? इसकी एक वजह है। अगर एक टॉफ़ी है, टॉफ़ी के ऊपर मैं रैपर चढ़ा दूँ, रैपर जो उसके ऊपर होता है, तो आप टॉफ़ी को नहीं देख पाएंगे। तो बेसिकली रैपर इसीलिए होता है कि जो डेटा है उसके ऊपर आपने एक रैपर चढ़ा दिया, जिसे हम कह रहे हैं रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। उस रैपर के अंदर वो डेटा छुपा लेगा, अब वो डेटा को नहीं देख पाएगा। तो रन कॉन्टेक्स्ट रैपर वो है जो कि डेटा को छुपाने में मदद करता है कि आपका डेटा एलएलएम ना देख सके। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट को एक इस तरीके से भी डिफ़ाइन किया जा सकता है कि एक तरीके से वो एजेंट का मेमोरी है। अब ये है कि यूज़र का कुछ एक तरीके से सेटिंग उसने कर लिया कि भी मुझे, जैसे होता है ना, सेटिंग करते हैं, डार्क मोड वगैरह यूज़ करना होता है, तो एक दफ़ा उसने सेटिंग कर लिया। अब बार बार मुझे इंस्ट्रक्शंस के अंदर जाके एडिशन उस चीज़ को बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब एक क्वेश्चन भी ऐड करना पड़ रहा है और बार बार मुझे अपने नेम्स वगैरह भी देने पड़ेंगे एडिशनल वो डेटा। तो मैं क्या करूँगा, एक रन कॉन्टेक्स्ट रैपर से ये होगा, एक तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उसके अंदर हमारा जो बार बार का जो एक तरीके से मेन डेटा वगैरह होता है, यूज़र नेम वगैरह, उसके अंदर हम उसको सेव कर लेंगे। तो उससे ये होगा, वो एज ए एजेंट का मेमोरी के अंदर सेव हो जाता है, तो बार बार हमें उसको एडिशनली देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड किसी का कोई सवाल? ये मुश्किल टॉपिक है, अगर नहीं आया अभी के जी। नहीं, देखिए, कॉन्टेक्स्ट जो इन्होंने बनाया ना, लोकल कॉन्टेक्स्ट, उसका मकसद बेसिकली ये है कि
थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, आप अंदर जब डिटेल में देखेंगे तो समझ में आएगा। हमारा जो एनवायरनमेंट है, ओपन एएसडी ने जो अपना आर्किटेक्चर, जो पूरा फ्रेमवर्क बनाया है, वो इस तरह बनाया है कि आप उस कॉन्टेक्स्ट को कोड में यूज़ कर सको। आपने टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी है, टाइप स्क्रिप्ट में क्या होता है, आप जब लिखती हैं ऑब्जेक्ट, फिर आप डॉट लगाती हैं, तो डॉट करके आपको उसकी प्रॉपर्टीज शो होती हैं, ऐसा होता है ना। तो इसी तरीके की कुछ चीज़ें हैं कि आप अपने एनवायरनमेंट में अच्छे तरीके से उसको यूज़ कर सको। लोकल मतलब लोकली आपके कंप्यूटर में, तो आपके कंप्यूटर में, आपके एनवायरनमेंट में आप उसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सको और कोडिंग में आप इन्हेंसमेंट ला सको, एरर्स कम से कम हों और काम अच्छे से अच्छा हो। तो इसके लिए ये बनाया गया। क्लियर हुआ? तो बात की थी उसी की इम्प्लीमेंटेशन है कि कोड में कैसे होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक एजेंट बनाया, हमारा मेन एजेंट जो हम बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं। अब हमने उस एजेंट को रिजल्ट के अंदर चलाया, रनर.रन, उसमें एजेंट पास करेंगे, उसमें इनपुट पास करेंगे, उसमें कॉन्फ़िगरेशन पास करेंगे, उसका रिज़ल्ट प्रिंट कराएंगे और इन सब को चलाने के लिए मेन का जो फंक्शन है वो चला देंगे। अब हमने यहाँ पे नई चीज़ क्या की, हमने किया ये कि हमने एक क्लास बनाई। पहले हमने पाइथन की एक क्लास बनाई, जैसे हम बनाते हैं ताकि हम ऑब्जेक्ट बना सकें। डेटा यही तो होगा ना प्राइवेट, जो हम लोगों को शो नहीं करना चाहते कि हमारे जो क्लासेस हैं उनके ऑब्जेक्ट्स होंगे। हमने क्लास बनाई, डेटा क्लास। ये क्या है, ये एक टूल है, हमारे लिए टूल है कि जिससे आप क्लास आसानी से अच्छी करके बना सकते हैं। अब हमने क्लास बनाई और इस क्लास अब फालतू में तो नहीं बनाई, इसका एक ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट हमने ये बना दिया, यूज़र इन्फो। इसकी क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ हमने डाली और फिर इसका एक इंस्टेंस बना दिया यूज़र इन्फो के नाम से। अभी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ तक बात क्लियर है? पहले बताएं, सबको क्लियर है? अच्छा, कॉन्टेक्स्ट जो है ना, कॉन्टेक्स्ट उसमें बेसिकली हम देंगे इंस्टेंस। जी, इंस्टेंस देंगे, क्योंकि आपका नाम क्या है? तो हाँ, आप मेरी वेबसाइट के बिलफर्ज यूज़र हैं, आपकी डिटेल्स हैं, आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट, आपकी जो सारी डिटेल्स हैं। अब वही डेटा तो प्राइवेट है। अगर क्लास है, क्लास नेम और एज वो तो खाली वेरिएबल्स हैं। बात समझ रहे? तो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है, हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इंस्टेंस बन गया। अब हमने किया क्या, इस कॉन्टेक्स्ट को बनाया क्यों है, बनाने का मकसद क्या है? भाई हमें थोड़ा बहुत डेटा निकालना होगा इसके अंदर से, आपका नाम निकालना होगा, आपकी एज निकालनी होगी। तो अब जब भी हमें इस तरह का कोई काम करना होता है, हम बनाते हैं टूल। अब हमने हमने दो टूल बना दिए, एक जो यूज़र की एज निकाल के लाएगा, दूसरा जो यूज़र की लोकेशन को रिट्रीव करके या जो है वो एक्सट्रैक्ट करके निकाल के लाएगा। अब इन दोनों टूल्स को हमने एजेंट के अंदर पास कर दिया। अब हमने क्या किया, इससे सवाल किया कि एज क्या है यूज़र की और लोकेशन क्या है यूज़र की। यानी इन सब का मकसद क्या हुआ, हमने एजेंट को एक एडिशनल डेटा दिया, उस डेटा में से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ा बहुत या जितना भी हम चाहें वो डेटा हम निकाल रहे हैं। अब वो हमें निकालने के लिए बताना पड़ेगा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू यूज़र इन्फो। ये वही है जो आपने यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट बनाया है। अब हम इससे सवाल करेंगे तो हमें जवाब दे देगा यूज़र 30 साल का है और पाकिस्तान से है। तो एक्स्ट्रा डेटा देना, उसमें से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक निकालना। ये है कौन सा वाला कॉन्टेक्स्ट है, लोकल है या LLM कॉन्टेक्स्ट है, आप लोग बताएं। LLM नहीं देख सकता। टूल को कॉल डायरेक्ट नहीं करेगा। दोबारा रिपीट कीजिएगा, मैं समझाने आपका सवाल। बेसिकली कि जब टूल बनता है ना, जब LLM के पास डेटा जाएगा तो उसके पास सिर्फ एक चीज़ जाएगी। यानी इस केस में ये जो पूरी रॉ स्ट्रिंग है जो रिटर्न में हमें मिल रही है, ये जाएगी उसको। उसके पास सिर्फ ये जाएगा जो हमारे पास रिटर्न में आ रहा है। उसके पास हमारी क्लास नहीं जाएगी जो डेटा का स्ट्रक्चर है।
उसके पास हमारा ऑब्जेक्ट भी नहीं जाएगा कि एक यूज़र इन्फो के नाम से ऑब्जेक्ट है, उसका नाम ABC है, उसकी ID है, ये LLM के पास नहीं जाएगा। LLM के पास क्या जाता है, जो आपका टूल फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है, जो आपका टूल या फंक्शन रिटर्न करता है। अब इसने ये रिटर्न किया, LLM के पास जाएगा यूज़र, और इसके अंदर वेरिएबल में हमारे पास आ जाएगा ABC, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 2 3, यानी इसका जो फाइनल आउटपुट है वो LLM के पास जाएगा, आपके ऑब्जेक्ट की डिटेल्स नहीं जाएंगी। समझ रहे हैं? क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड? जी